चाहे कहीं पर कोई लेटेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट डेवलप हुआ हो, या किसी ने कोई नई मेडिसिन या वैक्सीन बना ली हो, या किसी ने कोई नया फिटनेस आइडिया डेवलप किया हो, या क्यों नहीं किसी ने एलियन लाइफ की डिस्कवरी कर ली हो, ये सारी एडवांस से एडवांस डिस्कवरीज बायोलॉजी में स्टार्ट होती हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल से। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं दीपंकर श्रेष्ठ एंड दिस इज साइफाई। और स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास साइंस की एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसा मैंने बोला कि चाहे वो कोई बेसिक आइडिया हो कि खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोने चाहिए, या वहां से लेकर एस्ट्रोबायोलॉजी तक जिसमें कि एलियन लाइफ पे स्टडी करी जाती है, सब कुछ स्टार्ट होता है सेल की स्टडी से। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं सेल की अपनी स्टडी और चलते हैं हमारी स्टडी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक भी है। तो जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने जो वर्ड बोला वो ये कि बायोलॉजी की जो स्टडी है, वो स्टार्ट हो रही है यहां से, सेल की स्टडी से। अब बायोलॉजी है क्या? अगर मैं ये क्वेश्चन किसी 6th क्लास के बच्चे से ही पूछ लूं तो भी वो मुझे बता सकता है इजीली कि सर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये बात मैंने मान ली, बहुत अच्छे से मान ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बट अब मैं एक क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, व्हाट आर लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इसके बारे में अगर मैं एक 5 साल के बच्चे से ही पूछ लूं कि बच्चे ये बताइए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, या उससे मैं पूछ लूं कि भाई आपके अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो कुछ नहीं तो इतना तो वो बता ही सकता है कि उसके आसपास जो चीजें चल फिर रही हैं, जैसे कि उसने एनिमल्स देखे होंगे, उसने दूसरे ह्यूमन बींग्स देखे होंगे, उसने थोड़े बहुत इंसेक्ट्स देखे होंगे, उनको वो लिविंग मानेगा। और जो उसके आसपास चल फिर नहीं रही वो लिविंग थिंग्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग ये बुरी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि बच्चे ने इतना भी ऑब्जर्व किया। हम 100% इस चीज को एक्यूरेट नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी इस चीज को थोड़ा बहुत तो मानना पड़ेगा। अब अगर हम उसी बच्चे से पूछें कि बच्चे एक बात बताइए कि आप 2 साल पहले जिस चेयर पे बैठ पाते थे, या आपके पिछले साल जो कपड़े थे, क्या आप उन कपड़ों को भी पहन पाते हैं? तो बच्चा बोलेगा नहीं, चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन मतलब 5 साल तक का बच्चा क्यों ना हो, उसको इतना तो पता है। तो इस बात से वो इस कंक्लूजन पे आ सकता है कि भाई उसकी ग्रोथ हो गई है और उसका डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उसके कपड़े साथ साथ बड़े नहीं हुए। तो वो ये बोल सकता है कि सर जो चीजें ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करती हैं वो लिविंग हुई, और जो चीजें ग्रोथ और डेवलपमेंट शो नहीं करती वो नॉन लिविंग हो गई। ठीक है, हमारे पास ये चीज भी मिल गई कि भाई लिविंग थिंग्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट करती हैं और लिविंग थिंग्स ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करती हैं। अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब अगर मैं 7th या 8th क्लास के बच्चे से, 6th क्लास के बच्चे से ही पूछूं कि भाई लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, तो वो सीधे बोल सकते हैं कि सर लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, या जो चीजें फूड कंज्यूम करती हैं, जो चीजें ब्रीदिंग करती हैं, या जो चीजें जो हैं उसके अलावा जिनमें ब्लड फ्लो होता है, हम उनको लिविंग मान सकते हैं। भाई 100% एक्यूरेट अगेन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इस चीज को लेकर चल सकते हैं। या जो चीजें एक्सक्रीशन करती हैं। तो अब ये जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं लिविंग थिंग्स की, ये सही हैं। ऑलराइट, फूड चाहिए होता है मतलब उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। ब्रीदिंग करते हैं मतलब कि वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ब्लड है उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर सर्कुलेशन चल रहा है या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है। और एक्सक्रीशन यानी कि वो एक्सक्रीट कर सकते हैं चीजों को, वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। तो इन सभी चारों चीजों के लिए अगर मैं एक कॉमन वर्ड लिखूं तो मैं इन्हें बोलूंगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन सी हैं? वो हैं जो कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन जिनको हम बोलते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है एक लिविंग थिंग को, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा बनाए रखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई कहीं कोई प्रोसेस हो रही है तो वो किसी जगह पर हो रही होगी और उसे कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपकी ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इनको परफॉर्म कौन कर रहा है, तो आप बड़े इजीली बोलेंगे सर हमारे पास हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं। भाई लंग्स हमको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है, और हार्ट और ब्लड वेसल्स हमारे सर्कुलेशन का ध्यान रखती हैं, और किडनीज हमारे एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो आपने ऑर्गन सिस्टम्स के नाम बताए। और इनका ऑर्गन सिस्टम से भी नीचे के लेवल और नीचे के नीचे लेवल तक चलता अगर मैं जाऊं तो उस सबको मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो ये सारी प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है। और इसी के अंदर
बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही परफॉर्म हो रही है। अच्छा, इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप एक स्टोन को कट करें तो आपको उसके अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको पत्थर और पत्थर के अंदर पत्थर ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक लिविंग थिंग को, मत करिएगा जिंदा रहते हुए, मान लीजिए अगर आपने एक डेड फ्रॉग को कट करके देखा, उसका डाइसेक्शन अगर आप करके देख रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर से आपको कुछ ऑर्गन्स निकलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि उसका स्टमक होगा, उसके इंटेस्टाइन्स होंगी, उसका जो लंग्स होंगे उसके, वो भी सारी चीजें उसके अंदर से निकलेंगी। तो लिविंग थिंग्स में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है क्या चीज, वो परफॉर्म कर रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के परफॉर्म होने से हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट मिल रहा है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से हम थोड़ा थोड़ा लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर मैं पूछूं कि भाई ये सब करवा कौन रहा है, भाई ये कर रहा है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस चीज का डिसीजन कौन ले रहा है कि कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सिंगल आपको एक वर्ड में आंसर दे देता हूं उसका। हमारे पास एक एबिलिटी है अपने एनवायरनमेंट के लिए रिएक्ट करने की, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। वो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल कर पा रही है। कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस हमारी एबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स दे पाए। और कॉन्शियसनेस हमारे लिए क्या करती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को गाइड करती, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को गाइड करती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। तो कॉन्शियसनेस हमारी बुद्धि, बेसिकली उसने हमारे ऑर्गन्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुमको ये प्रोसेस परफॉर्म करनी है, जिस वजह से आगे की चीजें हुई। अब ये क्यों करना है, कॉन्शियसनेस को क्या पड़ी है कि भाई वो हम बने रहें, हम मतलब हमारा जो हम जीवित रहें, इस चीज की कॉन्शियसनेस को क्या जरूरत है। और हमसे मतलब मेरा केवल, मैं ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूं। एक प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है और उसकी कॉन्शियसनेस उसको जीवित बनाए रखे हुए है। बट ऐसा क्यों आखिर, तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, एक टाइप से उनके अंदर एक पूरा सिस्टम फिक्स है कि उनको रिप्रोड्यूस करना है, उनको अपने जैसे और बनाने हैं। अब ये क्यों है इसका भी मैं जवाब दे दूंगा, बट ये रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहना पड़ेगा, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। और इसीलिए उसकी कॉन्शियसनेस उसको जीवित बनाए रखती है कि भाई इस ऑर्गेनिज्म को जीवित रहना है, ताकि ये अपने जैसा ही दूसरा एक ऑर्गेनिज्म बना पाए, दूसरा है उससे ज्यादा बना पाए। अब ये भी क्यों करना है, तो इसमें थोड़ी सी अब फिलॉसफी आ जाती है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वर्ड होता है एवोल्यूशन, जो आपकी 10th क्लास से आप पढ़ेंगे उसको। ये करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, इवॉल्व करना मतलब हमारी बॉडी को बेटर बनाना। बॉडी मतलब जो हमारे लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज हैं, वो अपने आप को अपडेट करती रहती हैं, वो अपने आप को बेटर से बेटर बनाती रहती है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, बेटर इन द सेंस जो उस एनवायरनमेंट में ज्यादा सूटेड है। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती। अगर आपने कभी किसी को करते हुए देख लिया हो तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। आज से 300 साल पहले जो टेबल बनाई जाती थी, जो टेबल यानी कि हमारे काम करने के लिए जो टेबल होती थी, वो इवॉल्व इसलिए हुई क्योंकि हम चाहते थे। अगर हम नहीं चाहते तो वो वैसे की वैसी बनी रहती। बट एक लिविंग थिंग अपने आसपास का एनवायरनमेंट, उसका जो ब्रेन है उस एनवायरनमेंट को स्टडी करता रहता है, और थ्रू साइकिल्स ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें एवोल्यूशन होता रहता है। तो एवोल्यूशन होना है इसलिए रिप्रोडक्शन चाहिए, रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाए इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस हमको जीवित बनाए रखती है, हमारे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस दे देकर कि भाई ये प्रोसेसेस परफॉर्म करो जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करो। तो ये तो हुआ सारा का सारा सारी की सारी एक अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की। और ये मैंने आपको इसीलिए समझाया ताकि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, और बायोलॉजी सेपरेट आउट कहां हो जाती है बाकी साइंसेस से। जिस भी स्ट्रक्चर में आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए इस फर्स्ट वाली को छोड़ भी दीजिए, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, केवल उसी को बायोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी बायोलॉजी में स्टडी हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर जो भी हम स्टडी करते हैं वो इस चीज से रिलेटेड होता है। अगर हम इसके अलावा ऐसी कोई चीज स्टडी कर रहे हैं जिसका इससे जो सारी चीजें मैंने लिखी उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, देन आई डोंट थिंक दैट वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी। चलिए, अब मैंने बोला कि हमको जो ये सारी चीजें जो होती हैं लिविंग थिंग्स से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आपका जो एक चैप्टर है जिसमें कि आपको सेल को पढ़ना है, तो बेसिकली मैं बता दूं, आपको फोकस करना है सिर्फ इस चीज के ऊपर।
किसके ऊपर? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। और इस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जो यहां पर लिखा भी हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक, जो एक वर्ड यहां पे लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक, उस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका नाम है सेल। ऑलराइट, तो मैंने आपको बता दिया सेल क्या चीज है। सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी लिखा हुआ है आपके चैप्टर के नाम में, और सेल हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बात यह आती है, अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपसे मैं ही पूछूं इस बात को कि भाई एक बात बताओ, आपको सेल को स्टडी करना क्यों है, सेल को स्टडी करके आपको क्या मिलेगा? वाई टू स्टडी। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं वाई टू स्टडी, तो भाई आप पहली बात तो बहुत खुश हो जाएंगे एक स्टूडेंट होने के नाते कि ठीक है सर आप पूछ रहे हो नहीं क्यों पढ़ना चाहिए, तो एक काम करते हैं पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आज आप, मैं, हम सब ये जो इतने इतने अच्छे तरीके से अपनी एक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अगेन इवॉल्व करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। भाई टेक्नोलॉजी हमने भी इतनी आगे बढ़ते हुए देख ली पिछले 10, 15, 12 साल में। तो वो सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कहीं ना कोई सेल्स पे लगातार स्टडी कर रहा है। और 200-300 साल पहले या उससे भी पहले किसी ने सोचा कि भाई हमको सेल्स पे स्टडी करनी चाहिए। कुछ और नहीं तो बायोलॉजी के बारे में आप सबकी ये राय तो जरूर होगी कि भाई बायोलॉजी को पढ़ने से और सेल्स को पढ़ने से हमें जो है मेडिसिन मिल जाती हैं, इसीलिए हमें कम से कम उसको पढ़ते रहना चाहिए। तो आपको अगर जीवित बने रहना है और अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है और अगर आपको आगे बढ़ते रहना है एक ह्यूमन बीइंग की तरह से, तो आपको सेल की स्टडी और बायोलॉजी की स्टडी करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी आपको। मतलब मैं पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, छोटे से लेकर बड़े से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी खुद की बॉडी से रिलेटेड, वो सारी की सारी सॉल्व होती हैं बायोलॉजी को स्टडी करके। बायोलॉजी की स्टडी चालू हो रही है यहां से। अब एक काम करते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक इसके बारे में क्या कह रही है। ऑलराइट, तो अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक पे आ जाता हूं और आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैंने स्टडी करा अभी तक वो ये करा कि जो ये फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें एक बात जो लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट से लिखी हुई है कि हम ये मानकर चलते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ऑलराइट, और कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो स्मॉल पूल्स होते हैं जिनमें कि चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, उनमें हो सकता है लाइफ ओरिजिनेट हुई हो ओशियंस के बजाय। वैसे तो मोस्टली ज्यादातर यही मान के चलते हैं कि ओशियंस में हुई है, लेकिन हम ये भी मान सकते हैं कि भाई हमारे आसपास जो छोटे वाटर पूल्स हैं उनमें हुई हो। अब एक बात और है, यहां पर एक वर्ड लिखा है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस है। जिन प्लैनेट्स पर, जो हमारी अर्थ से बहुत दूर कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं या हो सकता है सोलर सिस्टम में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो जहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। मान लीजिए टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा बना हुआ है, प्रेशर कंडीशंस डिफरेंट नहीं है, या वहां पे उतने केमिकल एलिमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है कि भाई वो कोई केमिकल रिएक्शन कर पाए, तो वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। और केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रही है तो समझ लीजिए फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस का चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर अगर कोई केमिकल रिएक्शन चाह रहे हैं तो उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस का चेंज होना जरूरी है, और उसकी ही वजह से क्योंकि लाइफ आगे बढ़ पाती है, उसकी ही वजह से क्योंकि बायोलॉजी बन पाती है केमिस्ट्री से। तो अब एक एग्जाम्पल जो दिया गया है वो यहां ये दिया गया है, जो लद्दाख रीजन है जो कि बहुत ही ठंडा रीजन है, वहां की एक पूगा वैली है, PUG है, पूगा वैली। वहां पर बड़े हाई टेम्परेचर के पूल्स या फिर हॉट स्प्रिंग्स वहां पर हैं। और हाई टेम्परेचर यानी कि उनका जो वाटर है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के आसपास का है, यानी कि बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता हुआ वाटर है उन पूल्स में। और बड़े कमाल की बात यह है कि उन पूल्स में भी हमको बैक्टीरिया मिल जाते हैं कुछ, जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया हम जिनको बोलते हैं, जिनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। अब कितनी आश्चर्य की बात है कि बॉइलिंग टेम्परेचर की कंडीशंस में भी लाइफ सर्वाइव कर पा रही है। ये जो बॉइलिंग वाटर की जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं वो उस कंडीशन से सिमिलर हैं जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ में होती थी। जब अर्थ अपनी शुरुआती स्टेज में थी तब 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही इतना हॉट था कि जो कि इजीली वाटर को बॉईल करने के लिए काफी था। तो उस एनवायरनमेंट से धीमे धीमे जब अर्थ कूल डाउन होती गई तो और लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए, लाइफ को बनने के लिए थोड़े से और अच्छी कंडीशंस मिलती गई। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि तब भी हो सकता है लाइफ रही हो, बिकॉज आज की डेट में भी उतने ही टेम्परेचर्स में भी कुछ लिविंग थिंग्स हमें मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये सिंगल सेल के बने हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब लखनऊ में एक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज है। पेलियो साइंसेज मतलब जो लाइफ को और बाकी साइंसेस को, मतलब अर्थ पे
बहुत प्री हिस्टोरिक कंडीशंस में वो साइंसेस जो थी, मतलब जो कंडीशंस थी, प्री हिस्टोरिक कंडीशंस जो थी, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है वो पेलियो साइंस कहलाती है, बेसिकली प्री हिस्टोरिक कंडीशन की स्टडी। तो उस इंस्टीट्यूट में इन हॉट स्प्रिंग्स पे स्टडी करी गई और ये पाया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक सिंपल सा केमिकल होता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जो कि इन जो हॉट स्प्रिंग्स थे उनके आसपास बड़ा रैपिडली डिपॉजिट हो रहा था, रैपिडली फॉर्म हो रहा था और डिपॉजिट हो रहा था भाई, क्योंकि बॉइलिंग वाटर की कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा हीट है और जो उनके आसपास की सॉइल थी उसमें ये जो सॉल्ट है ये बड़े इजीली पाया जाता है, तो वो वहां पर उन हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड डिपॉजिट हो रहा था। तो अब इन डिपॉजिट्स की वजह से, किसके डिपॉजिट की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट्स की वजह से ये माना जा रहा है कि उन जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब डेवलप हुए होंगे, उनको रेडिएशन से जो प्रोटेक्शन मिला होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होने की वजह से मिला होगा। अब शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैंने जब बोला कि एनवायरमेंटल कंडीशंस का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतनी हीट नहीं होती कि बॉइलिंग वाटर जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो पाती, तो हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स भी वहां पर नहीं बन पाते। कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स नहीं बन पाते तो भले ही अगर वहां पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप हो जाते, लेकिन अर्थ पर जो सोलर रेडिएशंस पड़ रहे थे उनकी वजह से हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स टूट जाते, और अगर टूट जाते तो आगे लाइफ नहीं बढ़ पाती। तो कंडीशन चेंज हुई जिनसे कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे उनको प्रोटेक्शन मिला, किन से, हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसने जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल, उसको बनाने में भी हेल्प करी। मतलब क्या बोला जा रहा है यहां पर, कंडीशंस चेंज हुई, उसकी वजह से हमको एक बाउंड्री मिल पाई, जिस बाउंड्री के अंदर हमको कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप हो पाए हमारे आसपास, हमारे मतलब बेसिकली अर्थ की बात कर रहा हूं, डेवलप हो पाए, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होके आगे जाके एक प्रिमिटिव उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर शायद ले लिया हो। अब अगेन ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि सीधी सी बात है उतना पुराने टाइम में वापस जाकर देखना तो पॉसिबल नहीं है, बट यस इट्स अ वेरी प्लॉजिबल थ्योरी। प्लॉजिबल का मतलब काफी ज्यादा मानने लायक है। तो अब ये एक तरीका है जैसे सेल्स डेवलप हुए हों, और भी दूसरी स्टडीज दी गई हैं, उसके अलावा भी काफी सारी थ्योरीज दी गई हैं। आगे जाके आप जब 12th क्लास में 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसके अलावा जो इस पैराग्राफ में बात लिखी हुई है, अगेन वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल का बना हो, जिसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, या जैसे कि हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वैसे ही मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना हो जिसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ऑब्वियसली ये भी एक साथ मिलकर काम करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के का जो सर्वाइवल है उसके लिए। और सिंगल सेल की बात भी जब आती है तो वो सिंगल सेल सारे की सारी फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है जो लाइफ से रिलेटेड हैं, वो सब कुछ। अब सिंगल सेल अगर लाइफ से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोल दिया है। मतलब अगर एक ही सेल है, सारा सिंगल सेल, उसके अंदर ही सारी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है जो लाइफ को बचाए रखने के लिए जरूरी है, तो मतलब वो लाइफ को सस्टेन करने में केपेबल है, इसीलिए उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला गया है। अब इसके बाद जो बात आती है, जो नेक्स्ट पेज है आपका, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पेज आपको पढ़ना है, वो आपको जो समझाना चाह रहा है वो ये है कि पहली बात तो ये डायग्राम बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम यहां पर दिया गया है, जिसमें कि आपको एक स्केल समझाई जा रही है कि हम एटम से लेकर रॉकेट्स तक की जो एक साइज की जो स्केल होती है, उस पर हमारी बायोलॉजी कहां से स्टार्ट होती है, या उस पर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां तक चलते हैं। तो भाई अगर 0.1 नैनोमीटर की बात करी जाए, 0.1 नैनोमीटर अगर मैं यहां पर लिखूं तो उसका मतलब सीधे सीधे होता है 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर सिंपली एटम की रेडियस की बात हो रही है, एक एटम के साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां से हम एटम्स की बात कर रहे हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ 1 नैनोमीटर के आसपास आपको मिल जाते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो इसमें लिखा हुआ है, दीज आर 2 बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं। लिपिड्स मतलब फैट्स है, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स है। जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनका साइज होता है 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक। ऑलराइट, तो 1 से लेकर 10 नैनोमीटर यानी कि हम पहुंच चुके हैं 10⁻⁸ मीटर के, सॉरी ये 10⁻10 मीटर था यहां पर, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, और जो
10 एंगस्ट्रॉम है, 10 नैनोमीटर है, उसका मतलब है 10⁻⁸ मीटर्स। इस साइज की रेंज तक हम पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, तो कुछ बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस साइज में हमको मिल जाते हैं। फिर अगर हम बात करें जो फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ऑर्गेनेल जो है यानी कि सेल का भी एक पार्ट होता है, वहां से लेकर वायरसेस यानी कि जो ऑल दो इनको सेल्स नहीं बनाया था, लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभी ये लिविंग थिंग्स की तरह काम कर सकते हैं। तो राइबोसोम से लेकर जो वायरसेस हैं वो 100 नैनोमीटर यानी 10⁻⁷ मीटर के रेंज में आ गए हैं, इतने छोटे होते हैं। और जो सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं वो इससे भी 10 टाइम्स बड़े यानी कि 10⁻⁶ मीटर तक पहुंच चुके हैं, जिसको हम 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1, दिस इज कॉल्ड म्यू, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, उसको 1 माइक्रोमीटर प्रोनाउंस किया जाता है। तो अब बात क्या आ रही है कि ये एक साइज कंपैरिजन आपको बताया गया है कि एटम से लेकर जो फर्स्ट सेल है उसमें कितना साइज में डिफरेंस है। एटम इज 10⁻⁻ मीटर और सेल इज 10⁻⁶ मीटर, यानी कि लगभग 10,000 टाइम्स बड़ा है एक सेल एक एटम से। तो अगर आपसे कोई पूछे, जो हाँ ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एटम छोटा होता है या सेल, तो भाई सीधी सी बात है, एटम छोटा होता है क्योंकि एटम से ही सेल बनता है। अब आप बोलेंगे सर एटम तो नॉन लिविंग है, सेल लिविंग है। जी हाँ, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि नॉन लिविंग एटम से एक लिविंग सेल बना कैसे आखिर। ये मिस्ट्री आपके माइंड में अगर आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर जरूर सोचिए। और अगर आपका इंटरेस्ट आगे बने तो इस पर जरूर रिसर्च करिए। लेकिन अभी तक बता रहा हूं, अभी तक ये मिस्ट्री जो है सॉल्व नहीं हो पाई है कि एक एटम से एक सेल बना कैसे। एक एटम से नहीं, मतलब काफी सारे एटम्स के मिलके मॉलिक्यूल्स बन गए, उनसे फिर और बड़े मॉलिक्यूल्स बने, उनसे सेल जो लिविंग था, हम नॉन लिविंग से लिविंग में जब क्रॉस कर गया तो वो कब और कैसे हुआ ये अभी तक हमको नहीं क्लियर हुआ है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बाद जो थोड़े हमारे बड़े ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियन और उसके अलावा और दूसरे बैक्टीरिया और उसके अलावा न्यूक्लियस जो आते हैं वो 10 माइक्रोमीटर्स तक आ जाते हैं। 10 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁵ मीटर, यहां तक आ गए। ऑलराइट, और ऑब्वियसली एटम से तो काफी ज्यादा बड़े हैं ही हैं। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो हैं वो 100 माइक्रोमीटर्स तक आपको मिल जाते हैं, यानी कि इससे भी बड़े 10⁻⁴ मीटर तक आपको मिल जाएंगे। या 10⁻⁴ मीटर तक आपको मिल जाएंगे, जो कि काफी बड़ा एक साइज है। और अमीबा, हाँ ऑब्वियसली इसी साइज के आसपास रहेगा अमीबा भी। और उसके बाद जो हमारा जो मैक्रोस्कोपिक विजन, मैक्रोस्कोपिक मतलब जहां से हमारी नेकेड आई से हम देखना चालू कर देते हैं, वो 1 मिलीमीटर से चीजें चालू हो जाती हैं। तो फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर, बेसिकली तो 1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट हो रहे हैं। यहां से स्टार्ट होकर जो हम मानकर चलें एक नीम का जो पेड़ है, एक नीम का जो ट्री है वो 10 मीटर्स तक जा रहा है, 10 मीटर्स के साइज तक जा रहा है। और ये तो एक काफी छोटा ऑर्गेनिज्म है, नीम का जो पेड़ है। जो ब्लू व्हेल है वो इससे भी काफी ज्यादा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो मतलब लाइफ जो है, लाइफ की रेंज, साइज की जो रेंज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर टेंस ऑफ मीटर्स तक पहुंच जाती है, जो कि एक काफी बड़ी रेंज है। मतलब अर्थ पर एक काफी बड़ा जो स्पेस है वो लिविंग थिंग्स जो है कैप्चर कर रहे हुए हैं। अब इसके बाद, इसके अलावा जो एक बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है वो बात ये है कि, और यहां से लेकर थोड़ा और आगे तक समझ लीजिए कि कहां तक, यहां तक जो लिखी हुई है उसको मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। पहली बात तो हमको, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि हमको चाहिए होता है एक सेल लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए। सेल से बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं टिश्यूज। आपका इसके बाद 3rd चैप्टर भी टिश्यूज है, उसको हम ढंग से पढ़ेंगे। टिश्यूज का एक ग्रुप जो होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहते हैं ऑर्गन। और सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क जब परफॉर्म करते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब टिश्यूज का जो एग्जाम्पल है वो सीधा सीधा है, जैसे कि आपका नर्वस टिश्यू है, आपका जो बोन टिश्यू है वो सेल का एग्जाम्पल। बॉडी में जितने भी सारे नर्व सेल, बोन सेल, ब्लड सेल्स, वो सारे के सारे। ब्लड एक टिश्यू का एग्जाम्पल है। और ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया लंग्स। उसके अलावा ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बाकी दूसरे ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे मिलकर जब एक ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रखते हैं तो मिलकर बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर जब खुद को आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम्स
तो हमें मिलता है एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब एक बेसिकली एक लिविंग थिंग। ऑलराइट, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी स्टडीज होती हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के बाद फिर एक बायोटिक कम्युनिटी होती है, फिर एक मतलब इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। उसके बारे में ज्यादा जानने की भी हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात जो बोली गई थी वो इस पैराग्राफ में यहां से लेके यहां तक बोली गई थी। अब इसके बाद एक बात आती है कि ये आगे आपसे आपकी बुक बोलती है कि ये सारा कुछ आपको जो पढ़ना है, उसके अलावा आपको कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मिल पाएंगे इस चैप्टर में। तो पहली बात तो ये कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल बना किस चीज का है, सेल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पहली बात तो आप ये इस सवाल का जवाब जानेंगे। दूसरा जो सवाल जिसका आपको जवाब मिलेगा वो होगा कि सेल सारे आपस में कम्युनिकेट करते कैसे हैं, आपस में सेल्स का कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है, इसका जवाब आपको मिलेगा। और तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सेल्स की लाइफ साइकिल, क्या सेल्स पूरे मतलब एक इटर्निटी तक जिंदा रह सकते हैं क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। और क्या वो खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। तो सेल्स की लाइफ साइकिल जो पूरी होती है वो आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। तो अब हम एक बड़े ही आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया में एंटर होने वाले हैं, सेल की। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रहूंगा, मेरी सारी वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगी ताकि ज्यादा लेंथ की एक भी वीडियो ना हो। तो ये जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने इंट्रोडक्शन ले लिया इस पूरे चैप्टर का, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ले लिया, अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया, और इस वीडियो को मैं मानूंगा कि ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आगे भी टॉपिक बाय टॉपिक सारी वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज जो आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, आपको मुझसे इस बारे में कुछ डिस्कशन करना है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, वीडियो को ज्यादा से शेयर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।